गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल वर्ल्ड, जो चैप्टर हमने अभी डिस्कस कर लिया था पिछले 2-3 प्रीवियस वीडियो के अंदर, +1 फिजिक्स का। उसकी रिवीजन करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स उसके हम देखेंगे कि कौन कौन से जो कंसेप्ट्स हैं, यानी कि हम उसके टोटली रिवीजन करेंगे, यानी कि इजी शॉर्ट नोट्स टाइप अगर आप उसको लेके चलो तो मेन कंसेप्ट्स को हम क्या करेंगे, देखेंगे दोबारा। और प्लस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, प्लस कौन कौन से टॉपिक आपके आगे आने वाली फिजिक्स के अंदर यानी कि इन फ्यूचर आपके यूज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट फिजिक्स क्या होती है। ठीक है, हम अभी स्टडी कर रहे हैं। जब आप +1 2 में हो जाते हो तो आपके पास अलग अलग ब्रांचेस बन जाती है, साइंस की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स बेसिकली होती क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। तो फिजिक्स क्या होती है, हम इसको नॉर्मली बोलते हैं स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फिजिक्स। ओके, अब जो ये फिजिक्स है इसको संस्कृत के अंदर बोला जाता है, या हिंदी के अंदर आपने नाम सुना होगा इसका, दैट इज भौतिकी। भौतिकी, ठीक है, ठीक है। हिंदी मीडियम में आप सुनते हो दैट इज भौतिक विज्ञान, तो वो भौतिक विज्ञान जो होता है वो हमारा फिजिक्स ही होती है। तो अब ये जो फिजिक्स वर्ड है ये लिया गया है ग्रीक वर्ड क्यूओन से। क्यूओन वर्ड से ये जो हमारा फिजिक्स वर्ड है ये लिया गया, और इस क्यूओन का जो मतलब होता है दैट इज नेचर। क्यूओन का मतलब हमारे पास होता है नेचर, ठीक है। तो फिजिक्स क्या थी, स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड था, और इसको संस्कृत या हिंदी के अंदर हम इसको भौतिकी या भौतिक विज्ञान भी बोला जाता है। ग्रीक वर्ड से इसका नाम उठाया गया था, दैट इज क्यूनोन, या क्यूओन भी इसको बोल सकते हो, और उस क्यूओन का मतलब क्या होता है, दैट इज नेचर, ठीक है। तो इसके बाद में हम इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, दैट इज फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ द लॉज, या आप लिख लो बेसिक लॉज, बेसिक लॉज ऑफ नेचर। जो ब्रांच साइंस की डील करती है नेचर के बेसिक लॉज के साथ उसको बोला जाता है फिजिक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि फिजिक्स क्या होती है। तो बेसिकली फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान या भौतिकी क्या, ग्रीक वर्ड क्यूओन से लिया गया, दैट मीन्स कि नेचर, और फिजिक्स हमारी होती है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, हमने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, दैट इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। डिफरेंट लॉज होते हैं, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो डिफरेंट नेचर के जो लॉज है ना, उनके अंदर जो हम स्टडी करते हैं उसकी जो स्टडी होती है दैट इज नोन एज फिजिक्स। अब आपके माइंड में ये आएगा कि कहाँ पे फिजिक्स आती है, ठीक है। तो फिजिक्स आपकी कहाँ आती है, आपने ग्रहण देखे होंगे, इक्लिप्स देखा होगा, फिजिक्स का काम होता है। आप मोबाइल्स यूज करते हो या अदर वायरलेस चीजें या विद वायर चीजें यूज करते हो, वायरलेस मीडियाज, वो भी किसका काम है, फिजिक्स का काम है, ठीक है। वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी, ठीक है, वो भी फिजिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट, आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार, बसेस, इन चीजों का यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज फिजिक्स, ठीक है। प्लैनेट्स जो है वो जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स जो घूमते रहते हैं दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्सेस के कारण, तो वो भी हमारा किसका फंडा है, फिजिक्स का फंडा है। तो अलग अलग जगह है जहाँ पे जो फिजिक्स है उसको यूज किया जाता है, अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी हम बहुत यूज करते हैं। तो आगे जब हम स्कोप पढ़ेंगे या टेक्नोलॉजी के अंदर इसके यूज पढ़ेंगे तब हम ये सारा करेंगे। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट करते हैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म और यूनिफिकेशन, देखो नाम आ रहा है यूनी का मतलब क्या होगा, यहाँ से यूनी वर्ड का मतलब हमारे पास है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, और फिकेशन का मतलब है वेरिफिकेशन। इस फिकेशन का मतलब है हमारे पास वेरिफिकेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल वेरिफिकेशन जो होती है वो आता है हमारा यूनिफिकेशन के अंदर, और रिडक्शनिज्म क्या होता है, किसी भी चीज को
रिड्यूस कर देना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर, रिड्यूस करना, ठीक है, रिडक्शनिज्म आता है। तो फर्स्ट बात क्या है हमारे पास, अगर यूनिफिकेशन की बात हम करते हैं तो यूनिफिकेशन एक अटेम्प्ट है टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना बाय सम बेसिक लॉज। कुछ बेसिक लॉज को यूज करके अगर कुछ हम फिनोमिना, अलग अलग फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। एक आप यूनिक का मतलब यूनिक भी ले सकते हो, ठीक है, दो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो दोनों में एक तो है यूनिक, तो सम बेसिक यूनिक लॉज को यूज करके हम अलग अलग जो वेरियस फिनोमिना हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड में आप इसका लोगे मतलब यूनिवर्सल वेरिफिकेशन, एक यूनिक वेरिफिकेशन यानी कि वेरियस प्रोसेसेस को सम बेसिक लॉज से एक्सप्लेन करना है। सेकंड इज यूनिवर्सल वेरिफिकेशन। यूनिवर्सल वेरिफिकेशन में हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैट इज एन अटेम्प्ट टू सी फिजिकल वर्ल्ड थ्रू सम यूनिवर्सल लॉज। कुछ यूनिवर्सल लॉज के साथ हम क्या करेंगे, देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड को। तो यूनिवर्सल वर्ड आ गया ना, ठीक है। तो यूनिवर्सल वेरिफिकेशन जो होती है, जैसे आप एग्जांपल ले लो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसने क्या बोला था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है दैट इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, एक ये नहीं है कि ये जो ग्रेविटी का फोर्स है ये एक जगह पे लग रहा है बाकी जगह पे नहीं लग रहा। बेसिकली इस लॉ की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी, जो न्यूटन थे वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और पेड़ के ऊपर से ऐसे कोई पेड़ था, इसके नीचे बैठे थे और यहाँ से कोई एप्पल आया और उसके सिर के ऊपर गिर गया। तो उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड की कि हर जो चीज़ है फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा, क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये था हमने कुछ, अब देखो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, फिजिकल वर्ल्ड का मतलब क्या था कि हमने कुछ फिजिकल लॉज को, सम बेसिक लॉज को पढ़ना। तो एक लॉ ये भी तो है कि ये जो फ्री फॉलिंग बॉडी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी। तो अब इसके अंदर हमने यूज किसका किया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो इसीलिए दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल वेरिफिकेशन, टू attempt to see the physical world through some universal laws that is known as universal verification या unification जिसको बोलते हैं। फर्स्ट हमारे पास था एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमिना बाय सम बेसिक लॉज। कुछ बेसिक लॉज को यूज करके जब हम फिनोमिना को एक्सप्लेन करते हैं दैट इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वेरिफिकेशन करनी है, एक तो यूनिवर्सल लॉ को लगा के और एक सम बेसिक लॉज को लगा के। एक तो वेरियस फिनोमिना एक्सप्लेन करेंगे हम कुछ बेसिक लॉ की सहायता से, और एक हम यूनिवर्सल लॉज को लगा के जो अपने फिनोमिनाज हैं या अपने जो प्रोसेसेस हैं उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, देखो हमने छोटी क्लासेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो एक आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, थोड़ा सा ही आया होगा, 10th क्लास के अंदर आता है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हम लेके चलते हैं। न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या था, ये एक बड़ा पार्टिकल था और जब ये रिएक्ट करता है तो इसके क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं, यानी कि फिज हो जाता है। फिज होने का मतलब अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो इस बड़े को हमने रिड्यूस कर दिया ना छोटे छोटे इसके कणों के अंदर, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, रिडक्शनिज्म होता है। रिडक्शनिज्म में क्या होता है, अलग अलग फिजिक्स की थ्योरीज आती हैं, तो अलग अलग थ्योरीज के अंदर बहुत सारा डाटा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको क्या किया जाता है, जब बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, जैसे देखो आप अब पढ़ रहे हो, जब आप साइंस रख लेते हो तो आप PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ते हो। अब ये तीनों को इकट्ठा ही मिला के आपको एक बुक दे दे तो इतनी बड़ी बुक कैरी करना कितना मुश्किल होगा। वही क्या किया, फिजिक्स को अलग कर दिया, केमिस्ट्री को अलग कर दिया, मैथ्स और बायोलॉजी को अलग अलग कर दिया, तो आपको भी एक थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो रही है भी हाँ बायो में ये चीज़ें आ रही है। अगर सारा कुछ इकट्ठा ही होता आपको पता ही नहीं लगता कि बायो क्या है, मैथ्स क्या है, फिजिक्स क्या थी और केमिस्ट्री क्या थी। तो वही चीज़ है कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम तोड़ देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर। जैसे एटम को हम तोड़ नहीं दिया, एक पूरा एटम था, उसके अंदर हम बोलते हैं न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही तो है। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, एक बड़े सिस्टम को तोड़ना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर, दैट इज नोन एज रिडक्शनिज्म, यानी कि इसको रिड्यूस कर दिया। एक बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम से एक आसान और सिंपलर सिस्टम के अंदर इसको रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल थर्मोडाइनमिक्स,
फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। अब काइनेटिक थ्योरी हमें दी थी, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी होती है। नेक्स्ट जब हम थर्मोडाइनमिक्स करेंगे तब हम उसके अंदर करेंगे। तो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, सारी स्टडी करते हैं, चाहे वो गैसेस की थी या किसी भी चीज़ की थी, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स करते हैं, डिफरेंट जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कार्नोट साइकिल हो गया, हीट इंजन हो गया, वेरियस फिनोमिनास पढ़ते हैं। वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, 3 PV T, इनके बारे में हम देख के चलते हैं। तो अब इसको क्या किया गया, गैसेस के ऊपर जब अलग से लगा लिया, दैट इज नोन एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये भी हम करेंगे, कंप्लीट चैप्टर है हमारे पास। तो किसी भी सिस्टम को, बड़े सारे सिस्टम को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर तोड़ के उसकी सिंपलर फॉर्म बनाना, दैट इज नोन एज रिडक्शनिज्म। ठीक है, तो दो प्रोसेसेस थे, दैट इज यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन जो हमारा था उसके अंदर हमने यूनिवर्सल वेरिफिकेशन कर ली कि न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ लगाया और उसके थ्रू हमने कुछ जो फिजिकल वर्ल्ड के कुछ चीज़ें थी उनको वेरीफाई किया। अब एक चीज़ आती है कि मैं जो फिजिकल वर्ल्ड है उसके अंदर मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी थी उसमें से भी हम करके चल सकते हैं कि जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स होता है, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है, वो भी किसके ऊपर बेस होता है, वो भी हमारा बेस होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। ठीक है, तो एक आप एग्जांपल लेके चल सकते हो, फॉलिंग ऑफ एप्पल जो है वो भी ग्रेविटी का प्रोसेस है, और वेरियस अदर फिनोमिनास जो है वो सारे क्या हैं, ग्रेविटी के ही फिनोमिनास हैं। उसके बाद में हम क्या कर देते हैं कि एक अटेम्प्ट करते हैं, वेरियस फिनोमिनास को एक्सप्लेन करते हैं सम बेसिक लॉज को यूज करके। तो इसके अंदर आपकी एग्जाम्पल आती है, दैट इज मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल इक्वेशंस जो है वो जो फिजिक्स है उसके डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर लगाई जा सकती हैं। जैसे आप बोलो कि इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, ठीक है, आप इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक्स होगी। तो ये जो मैक्सवेल की इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशंस, इनको भी हम डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है, स्टैटिक्स के अंदर भी यूज किया जाता है, स्टैट के अंदर भी यूज करते हैं। तो डिफरेंट ये देखो, एक ही चीज को लेके वेरियस फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर गया। मैक्सवेल की एक अपनी थ्योरी थी, उसके कुछ लॉज थे, उसको यूज करके हमने डिफरेंट ब्रांचेस को एक्सप्लेन किया, दैट इज नोन एज यूनिफिकेशन। ठीक है, तो मूव करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स का स्कोप क्या और एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्कोप के अंदर ना हमारे पास दो डोमेन्स होते हैं। फिजिक्स का जब भी हम स्कोप देखते हैं तो उसके अंदर दो डोमेन्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक डोमेन, ये वो डोमेन्स होते हैं जो लार्ज स्केल के ऊपर होते हैं। लार्ज स्केल के ऊपर जो रिएक्शंस करवाई जाती हैं किसी लेबोरेटरी के अंदर या कहीं पे भी, एक पर्टिकुलर लार्ज एरिया के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, दैट आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक्स। एंड माइक्रोस्कोपिक्स मतलब स्मॉल स्केल, छोटे माइक्रोस्कोप से क्या देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। तो ये जो होते हैं वो स्मॉल स्केल के जो प्रोसेसेस होते हैं उनको बोला जाता है। ठीक है, तो ये इजी है, पहले माइक्रोस्कोपिक देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर हम एटम्स को लेके चलते हैं और एटम्स के अंदर हम उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, और उसके आगे भी काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं एटॉमिक फिजिक्स के अंदर, पर हमारे पास इतने ही काफ़ी है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूक्लियस हो गया। तो अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइन कर देते हैं एटम की प्रॉपर्टीज़ को, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स। ठीक है, स्मॉल स्केल का एटम छोटा सा होता है, इतना सा भी नहीं होता, इससे भी छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल साइज होता है। तो स्मॉल साइज या स्मॉल स्केल वाले जो फिनोमिनाज होते हैं दैट आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स, जिसके अंदर हम एटम्स की बात करते हैं और एटम्स को हम क्लासीफाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर। नेक्स्ट था जो मैक्रोस्कोपिक डोमेन है, दैट मैक्रोस्कोपिक डोमेन यानी कि जो लार्ज स्केल के ऊपर प्रोसेसेस करवाए जाते हैं बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर, उनको बोला जाता है मैक्रोस्कोपिक फिनोमिनाज। फर्स्ट बात आती है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो मोशन के साथ डील करती है। कोई भी चीज मूव कर रही है उसके साथ जो ब्रांच डील करती है दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। देन है हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब करंट के अंदर चेंजेस से जो डील करती है। ठीक है, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, चेंज करना, वेरी करना, और इलेक्ट्रो मतलब एसोसिएटेड विद चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इन चीजों से एसोसिएटेड होना। ऑप्टिक्स यानी कि जो लाइट से, लेंस से, मिरर से, इन चीजों से डील करते हैं, दैट इज नोन एज ऑप्टिक्स। एंड लास्ट वन इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स यानी कि जो हीट से, टेम्परेचर से, प्रेशर, वॉल्यूम, इन चीजों से डील करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, थर्मो मीन्स होता है टेम्परेचर, और डायनामिक्स मतलब होता है वेरी करना, वेरिएबल। तो टेम्परेचर को चेंज करने के साथ
की जो स्टडी होती है, टेम्परेचर को चेंज कर करके हम जो वेरियस प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, वो आती है हमारी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। तो मैकेनिक्स में बेसिकली क्या होता है, जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है, रॉकेट्स की जो गैस को रिलीज करके जो रॉकेट्स हैं उनको जो लॉन्च किया जाता है, दैट इज अंडर द मैकेनिक्स। उसके अलावा फ्लोटिंग ऑफ शिप जो होता है, जो तैर रही होती है शिप्स हमारी, वो भी हमारा किसके अंदर आता है, मैकेनिक्स के अंदर आता है। यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट से जो डील करता है, मूविंग बॉडीज या मूविंग ऑब्जेक्ट से जो डील करता है, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स। उसके बाद में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आपका एसी यानी कि अल्टरनेट करंट, ट्रांसफॉर्मर, चार्ज करंट, या एसी आपका एयर कंडीशनर भी आप ले सकते हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का प्रोसेस ही है। ट्रांसफॉर्मर जो आपके जहां से आपके पास घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके पास में लगा होता है ट्रांसफॉर्मर। चार्ज यानी कि क्यू, करंट यानी कि जो आई की वैल्यू होती है, आपने ओम्स लॉ में पढ़ी थी, वो वाला करंट। नेक्स्ट ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स के अंदर जैसे रेनबो बन गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपकी जो आई है वो भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, 10th के अंदर हमने पढ़ा है। टेलीस्कोप हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप हो गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट थर्मोडाइनमिक्स के अंदर हम देखते हैं हीट, टेम्परेचर, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर्स, सिंक या प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन चीज़ों से, ये 3 वेरिएबल्स है जहाँ पे हम डील करते हैं, किसी को कांस्टेंट रखते हैं, एक को वेरी करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। उसके बाद में जो हमारी बात करते हैं नेक्स्ट जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है उसके अंदर, यानी कि मास और लेंथ का 3 क्वांटिटीज हमने मेजर करनी होती है, मास, लेंथ एंड टाइम। ये 3 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मास, लेंथ और टाइम, या लेंथ, मास और टाइम, MLT इनको बोलते हैं। आगे आएगा ये MLT का सारा फंडा। तो ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी चीज को इनकी फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मास, लेंथ और टाइम। तो फिजिक्स कितना ज़्यादा से ज़्यादा मास है वो मेजर कर सकती है, कितना कम से कम मेजर कर सकती है, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ मेजर करेगी, कितनी कम से कम लेंथ मेजर करेगी, एंड कितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेजर करेगी और कितना कम से कम टाइम मेजर करेगी। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो मास है फिजिक्स के अंदर, वो फिजिक्स जो है वो 10⁻⁻30 kg से लेके 10⁻55 kg तक मेजर कर सकती है। यानी कि मास ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन से लेके 10⁻55 kg, यानी कि बड़े बड़े प्लैनेट्स, बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, उनके मास को मेजर कर सकती है। लेंथ के अंदर हम बात करते हैं तो 10⁻⁻14, यानी कि रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस से लेके 10⁻26 जो गैलेक्सीज की लेंथ होती है। जैसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर रहते हैं तो उसकी जो टोटल लेंथ होती है कि कितनी वो लंबी है, उसको भी मेजर किया जा सकता है। और टाइम जो होता है वो माइक्रो सेकेंड या मैक्रो सेकेंड्स के अंदर भी रिकॉर्ड किया जा सकता है इन केस ऑफ फिजिक्स। माइक्रो और मैक्रो दोनों सेकेंड्स के अंदर, यानी कि मिली सेकेंड से भी छोटी चीज़ों के अंदर हम इनको मेजर करके जा सकते हैं। तो लेंथ, मास और टाइम को, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस था स्कोप के अंदर। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स देखते हैं अब इसके बाद में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कहाँ से आता है। तो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स आता है न्यू एक्सपेरिमेंट से। फर्स्ट पॉइंट है कि हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू जो हमारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि साइंटिस्ट सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो वहाँ से एक एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स जो है वो आता है। दूसरा, एप्लीकेशंस टू मेक यूजफुल डिवाइसेस, यूजफुल डिवाइसेस को बनाता है। एक बार कोई चीज़ बन गई, जैसे मोबाइल फ़ोन्स बन गए, तो अब भी लगातार मोबाइल फ़ोन एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग जो फीचर्स हैं उनके साथ आते जा रहे हैं। एप्लीकेबल इन डेली लाइफ, जैसे मोबाइल फ़ोन की एग्जाम्पल ली, तो जो फिजिक्स का डिस्कवरीज हैं वो डेली लाइफ के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टीम इंजन की डिस्कवरी हुई थी, मोबाइल्स की डिस्कवरी है, टीवी की डिस्कवरी है। उसके बाद में प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर ऑफ इवेंट्स जो होते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स जो है वो वेदर के लिए लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि जो मौसम बताता है वो बोला जाता है कि आने वाले 24 घंटों में भारी बारिश आ सकती है, तेज तूफान आ सकता है, ऐसी चीज़ें बताते हैं। तो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में भी पता लगता है, तो वहाँ से भी एक्साइटमेंट आती है। फिर अलग अलग जो देश होते हैं, अलग अलग तरह के जो अपने सैटेलाइट्स होते हैं उनको लॉन्च करते हैं अलग अलग फीचर्स के साथ। कोई 24 घंटे का बताता है, कोई 3 दिन का को बताता है, कोई 10 दिन पहले बता देता है। तो उससे भी क्या होता है, जो नुकसान होता है या जो चीज़ें खराब कर सकती है उनसे बचा जा सकता है, क्योंकि पहले हमें पता लग जाता है। तो ये जो एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है ये मेनली ये 4 कारणों से आता है। इसके अलावा ये भी है कि कुछ बेसिक लॉज को यूज करके हम अलग अलग फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक बार आप फिजिक्स या मैथ्स के अंदर कोई फॉर्मूला लगा देते हो, एक बार आपका अगर क्वेश्चन हो जाता है तो बार बार उसी फॉर्मूला को आप अप्लाई करते हो और एक एक्साइटमेंट आ जाता है कि हाँ हम तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो वैसे इसके अंदर होता है कि अलग अलग फिनोमिनास को एक्सप्लेन
कर दें हम बेसिक लॉज को यूज करके, तो एक एक्साइटमेंट को आप वहां पे भी ले सकते हो, अदरवाइज न्यू एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस टू मेक यूजफुल डिवाइसेस, नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन इन डेली लाइफ एंड अनदर वन इज प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। तो फ्यूचर इवेंट्स की जो प्रेडिक्शन होती है, जो एक्साइटमेंट होता है, बेसिकली इन कारणों के कारण आता है फिजिक्स के अंदर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, यानी कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आई हैं और उनका सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये जो फिजिक्स है इसके अंदर बेसिकली हम तीन चीज़ों की बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एडवांसमेंट हुई है, जो इंप्रूवमेंट हुई है, उसके कारण हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए, वाईफाई हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हो सकी हैं। उसके बाद में सिलिकॉन चिप आई है, तो सिलिकॉन चिप के कारण ही जो कंप्यूटर रिवॉल्यूशन है, यानी कि जो डिस्कवरी ऑफ कंप्यूटर है वो करवाई गई है। तो यहाँ से देखो कि थर्मोडाइनमिक्स एक और ब्रांच है। तो थर्मोडाइनमिक्स में हमने अभी मैंने आपको बताया था कि हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, कार्नोट साइकिल्स, इनकी बात करते हैं। तो जैसे ही हीट इंजन आया, तो हीट इंजन के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, या रेफ्रिजरेटर आया, तो जो आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट देना। अगर कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आपको मिल रही है, यानी कि आप कम दे रहे हो और आपको ज्यादा मिल रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। पर आप ज्यादा दे रहे हो और आपको कम मिल रहा है, दैट इज लो एफिशिएंसी। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी, जैसे हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है, तो उसके कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आई है। जैसे हीट इंजन्स को हम यूज करते हैं चीज़ों को हीट करने के लिए, या रेफ्रिजरेटर जो यूज़ किया जाता है चीज़ों को कूल करने के लिए कोल्ड स्टोर के अंदर, आइसक्रीम फैक्ट्रीज के अंदर, तो इनकी एफिशिएंसी, जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी उतने ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पे विकास करेंगी, उतनी ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो होगी यहाँ पे। तो ये था फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी का कंसेप्ट हमारे पास। ठीक है, तो आपने एक काम करना है, एनसीईआरटी की बुक उठा दी है, एनसीईआरटी, उसके अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट का क्या क्या योगदान था फिजिक्स के अंदर, किसने कौन सी डिस्कवरी की थी, और उसके बाद में क्या जो सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा था, वो चीज़ें, जैसे रेडियो की डिस्कवरी, कंप्यूटर की डिस्कवरी, स्टीम इंजन की डिस्कवरीज। तो आप उसको एक बार जस्ट रीड कर लेना, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा इन सब के बारे में। ठीक है।